Hello guys, welcome back again. This is Tanu and in this video we will discuss about equilibrium constant. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल इक्विलिब्रियम, तो फर्स्ट वीडियो था हमारा जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि वो पॉइंट कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर वो पॉइंट जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाती हैं, तो उस पॉइंट को, उस स्टेज को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या है? वो स्टेज है जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको हम दो लॉ की हेल्प से पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है यहाँ पे देखिए, इसको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको पढ़ने के लिए हम दो लॉ को अगेन रिमाइंड करेंगे। फर्स्ट तो यहाँ पर ये है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने आपको दोनों ही पढ़ा रखे हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा था हमने ये भी, और सेकेंड हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। इन दोनों की हेल्प से हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। हम सीखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरीके से हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लॉज। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ और उसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, पर कोई बात नहीं देखा भी तो मैं यहाँ पर अगेन रिपीट कर दूँगी। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो कहता है कि जो रिएक्शन हो रही है, यानी कुछ जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि A+B है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिससे हमें C+D प्रोडक्ट मिल रहा है। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? जो कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में होती है। तो हमारे पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें A+B रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद C+D को फॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो रिएक्शन है वो तो हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर जब C+D फॉर्म हो जाते हैं तो C+D कहते हैं कि हमारे अंदर भी इतनी ताकत है कि हम A+B को फॉर्म कर सकते हैं। तो जो रिएक्शन है बैकवर्ड रिएक्शन होती है और C+D अगेन क्या कर देते हैं? A+B का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरीके की रिएक्शंस क्या होती हैं? ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है जहाँ पर रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में होती है, बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये वाली जो रिएक्शन हो रही है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है और ये जो इधर हो रही है C+D से वापस हमें A+B मिल रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में A+B से C+D बन रहा है, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी A के और B के एक्टिव मास के। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट है उनको हम बोल रहे हैं एक्टिव मास, ठीक है, यहाँ पर है ये B और 1 क्यों लगाए? क्योंकि इनके आगे क्या है? 1 ही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इन दोनों के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो ब्रैकेट है ये क्या है? ये एक्टिव मास है। एक्टिव मास को शो करने के लिए हम इस ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। मैंने जब आपको लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ाया था तब वहाँ पर बताया था कि एक्टिव मास को हम यहाँ पर ए के एक्टिव मास और बी के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो ए के एक्टिव मास को हम कैसे दिखा रहे हैं? ए के ऊपर ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है, सेम ऐसे ही हमने बी के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है। ये तो हमारा निकल के आया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे निकलेगा। तो अगर हमें रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा ये? क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन ऐसे हो रही है तो C+D के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। C प्लस यहाँ पर C इंटू आएगा, ठीक है। तो C के एक्टिव मास और D के एक्टिव मास के ये जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अब यहाँ पर अगर A के आगे, लेट्स सपोज कि A के आगे यहाँ पर 2 होता,
तो ये जो 2 इसके आगे, मैं इसकी पावर फिर 1 नहीं करती, 2 करती। अब मैंने सभी की पावर 1 की है क्योंकि यहाँ पर सभी के आगे क्या है, 1 ही है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 होता तो मैं a की पावर 3 लिखती, लेकिन अभी क्या है 1, तो मैंने 1 लिखा है। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक आपको। अब देखिए हमने इतना पढ़ा यहाँ तक और हमने समझा कि जो एक्टिव मास है उसको स्क्वायर ब्रैकेट से यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो एक्टिव मास क्या है यहाँ पे, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट से हमने शो कर रखा है। अब यहाँ तक हमने चीज़ें क्लियर करी कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इतना निकल गया है और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो इतना निकल गया है। अब यहाँ पर क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन है। अब हम इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर हम एक कॉन्स्टेंट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट यहाँ पर है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, मैं इस साइन को हटाती हूँ, प्रोपोर्शनल के साइन को, और यहाँ पर हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, दैट इज के एफ। अब ये के एफ क्या है, ये के एफ है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट है यहाँ पर के एफ। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया और उसकी जगह पे हमने क्या यूज़ किया, के एफ यूज़ किया, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू के एफ, और बाकी का एज इट इज, ए की पावर 1 और बी की पावर 1। यहाँ पर जो के एफ है वो क्या होगा, वो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली जब हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ से इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे और यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे के बी। अब यहाँ पर ये जो हमने के बी यूज़ किया है, ये क्या है, ये है रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। देखिए ये क्या है, एफ से फॉरवर्ड और बी से बैकवर्ड, तो ये क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और बाकी का एज इट इज लिख देंगे सी की पावर 1 और डी की पावर 1। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। हमने क्या किया है कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया है और उसकी जगह पे हमने एक कांस्टेंट को यूज़ कर लिया है। यहाँ तक तो बात थी हमारी लॉ ऑफ मास एक्शन की। यहाँ तक हमने क्या अपना रिवाइज किया है, लॉ ऑफ मास एक्शन रिवाइज किया है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको शुरू से बताया ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। अब बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है ये क्या कहता है, मैं आपको मार्कर चेंज करके बताती हूँ ताकि आपको बोर्ड पे अच्छे से दिखाई दे। तो जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है ये कहता है कि एट इक्विलिब्रियम पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इज इक्वल्स टू होगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी ये इसके बराबर होगी इक्विलिब्रियम पर। ये कहता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि हम क्या करेंगे, जैसे इसने बोला लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ने कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो हमने भी लिख दिया, जैसे इसने बोला वैसे लिख दिया गया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। तो उसकी वैल्यू क्या है, के एफ ए की पावर 1 और बी की पावर 1 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू क्या है, ये के बी सी की पावर 1 और डी की पावर 1। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। यहाँ तक क्या हुआ है कि हमने अभी तक बात की थी लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, तो वहाँ से हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की वैल्यू मिली थी। फिर जब हम लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के पास आए तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ने बोला कि ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होती है और जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है ना, वो दोनों बराबर होती हैं इक्विलिब्रियम पर। तो हमने भी उनकी वैल्यू को क्या कर दिया, बराबर करके रख दिया, यानी इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया और इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। देन हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो के एफ अपॉन के बी हमने यहाँ लिख दिया, और जो सी है सी की पावर 1 इंटू डी की पावर 1 अपॉन ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1, इस तरीके से हमने लिख दिया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं, समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए हमने क्या किया, के एफ अपॉन के बी कर दिया और सी की पावर 1 इंटू डी की पावर 1 अपॉन ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। यहाँ तक चीज़ें क्लियर थी। इसके बाद यहाँ पर जो के एफ अपॉन के बी है, जो के एफ अपॉन के बी है, ये जो है के एफ अपॉन के बी, ये के ई के इक्वल होता है। ये वाला पार्ट जो है वो के ई के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल है, के ई के, यहाँ पर ये के ई के इक्वल है।
और ये जो के ई हमें यहाँ पर मिला है, यानी जो यहाँ पर के एफ अपॉन के बी है वो के ई के इक्वल है, और जो के ई हमें यहाँ पर मिला है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो हमें यहाँ पे के ई मिला है इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ में आ गया आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालना है। जो के एफ है यहाँ पे वो क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो के बी है वो क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब मैंने आपको इतना समझा दिया, सारा यहाँ पर जितना भी है बोर्ड पर वो सारा समझा दिया। अब मैं इधर साइड का रेज कर देती हूँ, आपने नोट कर ही लिया होगा, नहीं भी किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके। देखिए यहाँ तक हमने समझा। अब हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर जो के ई है, मैंने आपको बताया कि यहाँ जो के ई है वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और जो के एफ है वो क्या है, यहाँ पर जो के एफ है, के एफ अपॉन के बी है, जो के एफ है वो क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो के बी है वो क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और जो के ई है वो क्या है, वो तो मैंने बता ही दिया यहाँ पे कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब देखिए अगर हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर के टर्म में अगर हम इस इक्विलिब्रियम को लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के ई, इसको हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर के टर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो हम टर्म लिखेंगे के पी इक्वल पी सी इंटू पी डी अपॉन पी ए इंटू पी बी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर। ये क्या है, ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में हमने इसको लिख दिया है। तो यही था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।